नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, यह एक मास्टर वीडियो है उत्तराखंड की नदी तंत्र का। हमने आपके सामने जो उत्तराखंड के चारों नदी तंत्र है वो हमने डिटेल से डिस्कस किया था और उन्हीं को हमने यहाँ पे मर्ज के रूप में आपके सामने रखे हैं, जिससे आपको यह चारों वीडियो एक साथ देखने को मिल जाए और अलग अलग दिखने में दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले जो हमारा भागीरथी नदी तंत्र है वह चर्चा करेंगे, फिर हमारा यमुना नदी, फिर अलकनंदा और फिर लास्ट में काली नदी तंत्र के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। तो डिस्कस करते हैं, लेकिन आप सभी के लिए उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू देहरादून स्टडी पॉइंट चैनल। हमारी कोशिश रहती है दोस्तों कि हम आपके लिए जो क्वालिटी कंटेंट है वो हम आपके लिए यहाँ पे लाएं। तो डिस्कस करेंगे भागीरथी नदी तंत्र के बारे में। आप सभी जानते हैं जो भागीरथी नदी का जो उद्गम होता है वो गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से होता है। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहूंगा। एक बार यूकेएसएससी ने एक प्रश्न ऐसा पूछा था कि भागीरथी नदी का उद्गम होता है और ऑप्शन में गंगोत्री भी था, गोमुख भी था। शायद कुछ स्टूडेंट नए हो, उन्हें ना पता हो, जो मैक्सिमम अगर पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें मालूम होता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट से गंगोत्री इसका आंसर करता तो गलत होता, क्योंकि भागीरथी नदी का जो उद्गम होता है वो गोमुख से होता है, गंगोत्री से नहीं। तो इस बात पर भी ध्यान रखना, गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम नहीं होता है, वह गोमुख से होता है। अब जो यह नदी है, जो भागीरथी नदी है, इस रास्ते में कुछ महत्वपूर्ण स्थान पड़ते हैं और वह स्थान है, जैसे हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, एक है गंगोत्री, सबसे प्रसिद्ध धाम है गंगोत्री धाम, आप सभी जानते हैं 3048 मीटर की हाइट पर स्थित है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहीं पर पांडव गुफा भी है और पांडव गुफा से थोड़ा अगर हम नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे भैरव घाटी, और भैरव घाटी से ही थोड़ा नीचे वहां पे लंका नामक स्थान भी है। लंका से थोड़ा और नीचे आने पर एक प्रसिद्ध स्थान मिलेगा मुखवा। यहाँ दोस्तों मुखवा वही स्थान है जहां पे मां गंगा की जो शीतकालीन पूजा होती है। इसके अलावा और नीचे आओगे तो वहां पे आपको एक धरली स्थान मिलेगा, यह भी बहुत प्रसिद्ध स्थान है। इसके अलावा हर्षिल हो गया, हर्षिल के बाद झाला हो गया और झाला के बाद गंगोरी, ध्यान रखना है। तो यह जो प्रसिद्ध स्थान है उत्तरकाशी में है और भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। ये जो सभी स्थान है बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न बन सकता है कि पांडव गुफा कहां है, तो ये उत्तरकाशी में स्थित है और भैरव घाटी के सामने यानी गंगोत्री के पास ही पांडव गुफा भी स्थित है, बहुत प्राचीन गुफा भी है। तो गुफा के क्षेत्र में भी यहां से पूछा जा सकता है। अब भागीरथी नदी तंत्र पे मिलने वाली जो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों तो वह है भोजगार नदी। भागीरथी नदी में मिलने वाली जो सबसे पहली नदी है वह है भोजगार नदी। भोजगार नदी की बात करते हैं तो इसका जो उद्गम होता है वो होता है भृगु सरोवर से या भिब्रू सरोवर से या भृगु पर्वत से, और यहीं पे जहां पे यह मिलती है गोमुख के पास ही मिलती है। और यहीं पे आपको भोजवासा और चिरवासा ये दो प्रसिद्ध स्थान भी मिलते हैं। इसके बाद अगर आप थोड़ा और आगे जाते हैं तो यहाँ पे मिलता है आपको रुद्रगेरा हिमनद, और रुद्रगेरा हिमनद से रुद्रगंगा नामक एक प्रसिद्ध नदी मिलती है। तो यह भी गोमुख के पास ही स्थित है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऑप्शंस में यह दोनों आए कि भोजगार और रुद्रगंगा, तो पहला ऑप्शन भोजगार का होगा जो भागीरथी नदी की पहली सहायक नदी है। अगर भोजगार ऑप्शंस में नहीं आए तो उस स्थिति में रुद्रगंगा भागीरथी नदी की पहली सहायक नदी होगी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब हम दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आपको मिलेगा केदार ताल, और केदार ताल से एक प्रमुख नदी निकलती है और उस नदी का नाम है केदार गंगा। और केदार गंगा भागीरथी नदी में गंगोत्री नामक स्थान पर अपना संगम बनाती है। यह वही स्थान है जहां पर मां गंगा का धाम है। और गंगोत्री धाम से दोस्तों आपको यहां पे यह ध्यान रखना है कि इस मंदिर का जो निर्माण कराया था वह गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा द्वारा कराया गया था और 1807 में इसका निर्माण कराया गया था। फिर बाद में इसका पुनरुद्धार जो माधो सिंह है उन्होंने 1935 में कराया था। इसके अलावा अगर यहां पे इसकी हाइट पूछी जाए कि यह समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है 3048 यानी 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री धाम है। तो यहां से आपको यह ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा और आगे जाते हैं दोस्तों तो यहां पर आपको एक दर्रा मिलता है और उस दर्रे का नाम है थांगला दर्रा, और थांगला दर्रा से एक बहुत प्रसिद्ध नदी निकलती है और उस नदी का नाम है जाड़ गंगा। इसे ही हम जानवी नदी के नाम से भी जानते हैं। और यह लंका या भैरव घाटी नामक स्थान पर अपना भागीरथी से संगम बनाती है। दोस्तों इस बात पर भी आप कंफ्यूज मत होना कि कहीं पर आपको ये भैरव घाटी मिले और कहीं पर लंका मिले। ये दोनों स्थान एकदम सामने हैं और इन दोनों के बीच में ही कहीं पर ये जो जानवी नदी है या जाग गंगा नदी है अपना संगम भागीरथी नदी से बनाती है। अब थोड़ा और आगे आते हैं। जब हम थोड़ा और नीचे बढ़ते हैं तो एक और नदी मिलती है हरिगंगा, और वह मुखवा नामक स्थान पर भागीरथी नदी से अपना संगम बनाती है। इसके अलावा और भी आगे जाएं तो एक बहुत प्रसिद्ध नदी है और उन नदी का नाम है जालंधरी नदी और काकोरा गाड़,
और यह जो दोनों नदी है या इन्हें गाढ़ गधे टाइप भी कहें, ये हर्षिल नामक स्थान पर अपना संगम भागीरथी नदी से बनाते हैं। यहां से आपने यह ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा और आगे आते हो, नीचे आओगे, तो वहां पे आपको सियागंगा नामक नदी मिलेगी और ये झाला नामक स्थान पर भागीरथी नदी से अपना संगम बनाती है। और फिर थोड़ा और नीचे आने पर दोस्तों आपको वहां पर एक डोडी ताल मिलेगा। डोडी ताल बहुत ही प्रसिद्ध ताल है और इस ताल की बात करें तो यहां से यह प्रश्न बनता है कि डोडी ताल कितने कोनों वाला ताल है, तो यह 6 कोनों वाला ताल है और यहां पर मिलने वाली जो प्रसिद्ध ब्राउन प्रजाति की जो मछली है उसके लिए प्रसिद्ध है। और डोडी ताल के पास ही आपको एक काना नामक ताल भी मिलेगा। तो यह 2 ताल उत्तरकाशी में है, यहां पे यह भी ध्यान रख सकते हैं। और डोडी ताल से एक बहुत ही प्रसिद्ध नदी निकलती है और उस नदी का नाम है असी गंगा। कहीं पर आपको इसका नाम असीम गंगा भी मिलेगा तो भी कोई बात नहीं। और यह गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी नदी से अपना संगम बना देती है। तो यह तो उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के प्रमुख सहायक नदियां हो गई हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बात करें तो यहां पे आइए आप जाड़ गंगा पे, जो थांगला दर्रे से निकलने वाली है। तो यहां पर एक बहुत प्रसिद्ध परियोजना है और इस परियोजना का नाम है किरमोली परियोजना। जहां दोस्तों किरमोली परियोजना की बात करें तो यह भागीरथी नदी की जो सहायक है जाड़ गंगा नदी या जाह्नवी नदी उस पर स्थित है और इसकी क्षमता की बात करें तो 140 मेगावाट इसकी क्षमता है। अगर दूसरी परियोजना की बात करें भागीरथी नदी पर तो आपको मिलेगा हर्षिल के आसपास और इस परियोजना का नाम है लोहारी नाग परियोजना। लोहारी नाग परियोजना की बात करें तो इसकी जो क्षमता है लगभग 520 मेगावाट की है। इसके अलावा एक और परियोजना को ध्यान रखनी है और उस परियोजना का नाम है मनेरी भाली परियोजना। दोस्तों मनेरी भाली परियोजना 2 फेजों में है, एक मनेरी भाली फेज 1 मिलेगी, एक मनेरी भाली फेज 2 मिलेगी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मनेरी भाली जो फेज 1 है इसकी क्षमता कितनी है, तो यह 90 मेगावाट की है। इसकी शुरुआत 1983 में हुई थी और इसी को यहाँ पे तिलोथ पावर हाउस नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना, तिलोथ पावर हाउस अगर आपको पूछा जाए तो यह यहीं पर है मनोली भाली परियोजना पे। इसके अलावा यहीं पर जो मनेरी भाली जो सेकंड परियोजना है, आसपास ही है दोनों, वहीं पे आपको मिलेगी मनेरी भाली सेकंड परियोजना और इसकी क्षमता की बात करें तो यह 304 मेगावाट की है। तो यह जो प्रसिद्ध परियोजना है भागीरथी नदी पर आपको इतने ध्यान रखनी है। अब इसके अलावा कुछ और भी ध्यान रखनी है दोस्तों आपको। जैसे यहां पे एक स्थान देखिए दोस्तों, जो यहां पे धरली नामक स्थान है। धरली नामक स्थान पर कल्प केदार नामक एक प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है। यह जो कल्प केदार मंदिर है बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। माना जाता है कि शंकराचार्य द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। कत्यूर शैली में यह मंदिर निर्मित है और धरली गांव के लोगों ने ही इस मंदिर को सर्वप्रथम खोजा था। और यह मंदिर जब खोजा गया था उस समय यह जमीन के अंदर था, तो लोगों ने, जो वहां के ग्रामीण लोग थे, उन्होंने धीरे धीरे जिज्ञासावश इस मंदिर की खुदाई की और इस मंदिर को जो वर्तमान स्थिति है वहां पे इसे लाए। तो कल्प केदार यानी हो गया। और यहीं पे आपको एक प्रसिद्ध मंदिर मिलेगा, वह है पोखु देवता मंदिर। और पोखु देवता के अलावा अगर आप थोड़ा और नीचे आओगे दोस्तों तो वहां पे आपको मिलेगा रिंगाली देवी का मंदिर। तो यह 3 प्रसिद्ध मंदिर आपको भागीरथी नदी के किनारे ही मिलेंगे, पोखु देवता मंदिर, कल्प केदार मंदिर और रिंगाली देवी मंदिर। मुखवक तो आप आसानी से समझते हो, जानते भी हो, और गंगोत्री भी आप सभी जानते ही हैं। इसके अलावा भी जो हमारे पास यहाँ पे जो लंका और भैरव घाटी नामक स्थान है, इसी से थोड़ा अगर आप ऊपर जाते हो तो यहां पर आपको एक गरतांग गली मिलेगी। बहुत प्रसिद्ध गली है और हाल ही में चर्चा में भी रही। यदि आप उत्तराखंड के करंट अफेयर को फॉलो करते हैं तो आपने इसका नाम हाल ही में 1-2 महीने पहले जरूर सुना होगा। गरतांग गली लगभग 1962 के बाद यह गली खोली गई है, बहुत सालों बाद, और काफी तंग गली है। तो गरतांग गली काफी प्रसिद्ध है, उत्तरकाशी में स्थित है और भैरव घाटी या यूं कहे लंका से ऊपर स्थित है और जाड़गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। तो भागीरथी नदी तंत्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी, चाहे हम महत्वपूर्ण परियोजना की बात करें, भागीरथी नदी की जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां होगी या फिर कुछ प्रसिद्ध स्थान होंगे, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए जो उत्तरकाशी क्षेत्र में है। अब हम जब थोड़ा नीचे आते हैं, जो टिहरी गढ़वाल में जब हम प्रवेश करते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि टिहरी गढ़वाल में ये जो देवप्रयाग नामक स्थान है वहां पे अलकनंदा नदी से अपना संगम बनाती हो और इसके बाद से यह जो दोनों नदी है गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। तो अब हम थोड़ा भागीरथी नदी तंत्र के बारे में डिस्कस करते हैं। और तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर एक प्रसिद्ध नदी मिलती है, जलकुर नदी। जलकुर नदी इसलिए प्रसिद्ध हो जाती है क्योंकि इसके किनारे जो स्थित है वह है प्रतापनगर नामक एक प्रसिद्ध स्थान। तो एक प्रश्न बन सकता है कि प्रतापनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो जलकुर नदी के तट पर स्थित है। अब आगे बात करते हैं भिलकनंदा जो नदी तंत्र है। यह दोस्तों भिलकनंदा नदी तंत्र की बात करें तो आप सभी जानते हैं वह खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है और खतलिंग ग्लेशियर से जब भिलंगना जो नदी निकलती है और यह गणेश प्रयाग नामक स्थान पर अपना संगम बना देती है और यहीं पर प्रसिद्ध टिहरी डैम भी है।
और टिहरी डैम के बारे में तो वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं जो आपको विशेष ध्यान रखनी है वो यह है, जैसे इसे स्वीकृति 1972 में मिली थी योजना आयोग द्वारा। यूपी सिंचाई विभाग द्वारा 1978 में इसका कार्य शुरू किया गया था। शुरुआती जो इसकी क्षमता थी वो 600 मेगावाट की थी, वर्तमान में 2400 मेगावाट है। टिहरी बांध विरोधी समिति की बात करेंगे तो 1978 में बनाई गई थी और विद्यासागर नौटियाल के निर्देशन में बनाई गई थी। और इस डैम का जो डिजाइन दिया था वो जेम्स ब्रू ने दिया था। इसके बाद इस डैम का संचालन के लिए टीएचडीसी नामक एक अथॉरिटी की स्थापना की गई थी, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1988 को की गई थी और इसने इस डैम का जो कार्यभार संभाला था वो फरवरी 1989 से शुरू किया था। तो टिहरी डैम से महत्वपूर्ण बात यह थी। अब जब हम भागीरथी नदी की बात करते हैं तो इसकी एक प्रसिद्ध सहायक नदी है, वह है मेदगंगा। ध्यान रखना, मधुगंगा मत करना, यह मेदगंगा है। जब हम भिलंगा नदी की बात करते हैं तो इसकी और भी सहायक नदियां हैं, जैसे एक है महासर ताल। तो महासर ताल से एक प्रसिद्ध नदी निकलती है और उस नदी का नाम है बालगंगा। इसके अलावा सहस्त्र ताल हो गया, सहस्त्र ताल से भी एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, वह है धर्मगंगा। तो धर्मगंगा सहस्त्र ताल से निकलती है और महासर ताल से बालगंगा निकलती है। और यह जो दोनों नदी है धर्मगंगा और बालगंगा, ये बूढ़ा केदार नामक स्थान पर अपना एक संगम बनाती है और फिर आगे चलकर यह जो नदी है बालगंगा नाम से जानी जाती है और भिलंगना और बालगंगा का जो संगम होता है वो घनसाली नामक स्थान पर हो जाता है। इसके अलावा एक ताल और है जिसका नाम है मंसूर ताल और मंसूर ताल से एक प्रसिद्ध नदी निकलती है और इस नदी का नाम है दुग्धगंगा। तो दोस्तों, घनसाली से होते हुए जब भिलंगना नदी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गणेश प्रयाग में भागीरथी नदी से अपना संगम बना देती है, जहां पर टिहरी डैम स्थित है, टिहरी डैम बनाया गया है, बहुत प्रसिद्ध है। और फिर जब वह नदी धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध स्थान आता है, वह आता है कोटेश्वर। और कोटेश्वर में एक प्रसिद्ध डैम बनाया गया है, कोटेश्वर बांध या कोटेश्वर डैम। और इसकी क्षमता की बात करें तो लगभग 400 मेगावाट इसकी क्षमता है। तो यह था दोस्तों भागीरथी नदी तंत्र। डिस्कस करते हैं अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में। आप सभी जानते हैं जो अलकनंदा नदी है उसका जो उद्गम होता है मुख्यतः वह होता है सतोपंथ ग्लेशियर से। और सतोपंथ ग्लेशियर के अलावा भी आपको कुछ और नाम ध्यान रखने हैं, जैसे भागीरथी खर्क, इसके अलावा जो सतोपंथ लेक है। तो इन सभी स्थानों से, भागीरथी खर्क से भी, सतोपंथ ग्लेशियर से भी, सतोपंथ लेक से भी यानी सतोपंथ झील से भी, और इसके अलावा भी जो सतोपंथ ग्लेशियर है उसका एक महत्वपूर्ण भाग है यहाँ पे अलकापुरी बांध हिमनद। तो इन सभी स्थानों से जो अलकनंदा नदी है उसका उद्गम होता है। तो कभी ऑप्शंस में यूपीएससी कभी क्या होता है कि डीप क्वेश्चन पूछने की शुरुआत कर देता है और ऑप्शन में सतोपंथ ग्लेशियर ना दे और उस स्थिति में अगर भागीरथी खर्क भी ऑप्शन में दे तो भागीरथी खर्क भी इसका सही आंसर होगा, या फिर जो अलकापुरी बांध हिमनद है वह भी इसका सही आंसर होगा। तो आपको यह चीज समझनी पड़ेगी कि जो अलकनंदा नदी है उसका एकमात्र स्रोत केवल सतोपंथ ग्लेशियर ही नहीं है या सतोपंथ झील ही नहीं है, और भी इसके स्रोत है शुरुआती, भागीरथी खर्क हो गया या अलकापुरी बांध हिमनद हो गया। तो यह चारों जो स्रोत है मुख्यतः अलकनंदा नदी के उद्गम स्रोत है। अब जब हम अलकनंदा नदी की बात करते हैं तो थोड़ा आगे जाने पर ही यहीं पर आपको वसुंधरा जलप्रपात मिल जाता है। इस प्रपात की बात करें तो यह अलकनंदा नदी पर ही स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वह है 112 मीटर। तो कभी भविष्य में अगर इसकी ऊंचाई पूछी जाए कि जो वसुंधरा जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आपका आंसर होगा अलकनंदा नदी पर स्थित है और 112 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि इसकी जो कुछ और सहायक नदियां हैं, जैसे यहां से आप सभी जानते हैं यहां पर एक प्रसिद्ध है कामेट पर्वत, और कामेट पर्वत में ही आपको एक स्थान मिलेगा वह है देवताल। असल में जो कामेट पर्वत है, कामेट पर्वत में भी एक स्थान मिलेगा वह है रतकोना नामक स्थान, और रतकोना नामक स्थान पर आपको एक झील मिलेगी, उस झील का नाम है देवताल। और इस देवताल से एक प्रसिद्ध नदी निकलती है और इस नदी का नाम है सरस्वती नदी, और यह जो दोनों नदी है केशव प्रयाग में अपना संगम बनाती है। तो एक क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि केशव प्रयाग किन दो नदियों के संगम पर है, तो ये सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। दोस्तों ये जो केशव प्रयाग है यहीं पर आपको क्या मिलेगा, माणा नामक स्थान भी मिलेगा, तो माणा के आसपास ही यह स्थान स्थित भी है। अब सरस्वती नदी की बात करें तो यहां पर एक प्रसिद्ध भीमपुल मिलेगा, आप सभी जानते हैं। इसके अलावा भी इसी के आसपास आपको कुछ प्रमुख स्थान मिलेंगे, जैसे यहां पर आपको एक स्थान मिलेगा वेदव्यास गुफा। इसके अलावा एक और गुफा आपको यहां पे मिलेगी वह है मुचुकुंद गुफा। तो ये दोनों गुफाएं भी आपको ध्यान रखनी है, ये यहीं पर मिलेगी आपको, माणा के पास बद्रीनाथ के निकट है, और ये मुचुकुंद गुफा और वेदव्यास गुफा है। और जब हम केशव प्रयाग से थोड़ा नीचे की ओर आते हैं तब अलकनंदा नदी के पश्चिम दिशा में हमें एक पर्वत दिखाई देता है और उस पर्वत का नाम है नीलकंठ पर्वत, और इस पर्वत से एक प्रसिद्ध नदी निकलती है और जिस नदी का नाम क्या है, ऋषिगंगा, और यह बद्रीनाथ नामक स्थान पर अपना संगम बना देती है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें नीलकंठ पर्वत की तो कई बार इसकी हाइट भी पूछी जा सकती है। तो इस पर्वत की जो ऊंचाई है वह है 6597 मीटर, तो लगभग 6597 मीटर इस पर्वत की ऊंचाई है। और जो यह बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ जो धाम है भगवान विष्णु जी का,
यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि इसके अन्य नाम क्या है, जैसे बद्रीनाथ हो गया, विशालपुरी हो गया, शाश्वत धाम भी इसे कहा जाता है, योग सिद्धा इसे कहा जाता है और मुक्ति प्रदा भी इसे कहा जाता है। तो यह बद्रीनाथ के प्रसिद्ध नाम भी हैं। इसके अतिरिक्त भी बद्रीनाथ से कुछ और भी प्रश्न बनते हैं, जैसे वैसे तो बहुत से प्रश्न हैं, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे जब हम बद्रीनाथ मंदिर के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और चीजें जो पूछी जा सकती है जो इंपॉर्टेंट है कि समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है वह है 3133 मीटर। तो समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है यह है 3133 मीटर। तो 3133 मीटर समुद्र तल से बद्रीनाथ मंदिर की ऊंचाई है। इसके अतिरिक्त यहां से यह प्रश्न पूछा जाता है कि यहीं पर आपको दो पर्वत मिलेंगे, एक पर्वत मिलेगा आपको नर पर्वत और एक पर्वत मिलेगा आपको नारायण पर्वत। नर पर्वत और नारायण पर्वत अर्जुन और भगवान विष्णु के प्रतीक हैं और माना जाता है कि इन दोनों पर्वत पे, एक पर्वत पे अर्जुन द्वारा और एक पर्वत पे भगवान कृष्ण द्वारा यहाँ पे तपस्या की गई थी और उन्हीं के नाम पर यह जो पर्वत है इनका नाम नर और नारायण पड़ा। नारायण भगवान कृष्ण के नाम पे पड़ा और नर जो पड़ा वो अर्जुन के नाम पे पड़ा। तो यह जो पर्वत है यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर हम आगे आते हैं, थोड़ा और नीचे की ओर आते हैं, तो यहाँ पर एक और नदी मिलेगी और उस नदी का नाम है खिराव गंगा। थोड़ा बद्रीनाथ के थोड़ा नीचे आने पर ही यह नदी अलकनंदा नदी से अपना संगम बनाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपको एक प्रसिद्ध स्थान मिलेगा, वह है हेमकुंड, और हेमकुंड से एक प्रसिद्ध नदी निकलती है और इस नदी की बात करें तो इस नदी का नाम है भ्यूंडारगाड़ है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहीं पर आपको एक नदी और मिलेगी और उस नदी का नाम है पुष्पावती, जो यह फूलों की घाटी से होकर बहती है और यह जो दोनों नदी है यह घनघरिया नामक स्थान पर अपना संगम बनाती है और इस स्थान पर जहां पर ये दोनों अपना संगम बनाती है उस स्थान के बाद इस नदी को लक्ष्मण गंगा के नाम से जाना जाता है। और यह जो नदी है फिर बाद में गोविंद घाट यानी बद्रीनाथ के थोड़ा नीचे आने पर वहां पे गोविंद घाट नामक स्थान पर अलकनंदा नदी से अपना संगम बना देती है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अलकनंदा नदी के ही यहाँ पे आपको थोड़ा आगे जाने पर पांडुकेश्वर नामक एक प्रसिद्ध स्थान मिलेगा। यह बहुत प्रसिद्ध स्थान है, कत्यूरी वंश से काफी संबंधित स्थान है। इसके अलावा यहां पर आपको एक कुलकुल श्रेणी मिलेगी जहां से एक प्रसिद्ध नदी निकलती है और इस नदी का नाम है धौली गंगा और यह नदी विष्णु प्रयाग में अपना संगम बना देती है। तो ऊपर से जो पहला प्रयाग है, जो प्रसिद्ध पहला प्रयाग है वह है विष्णु प्रयाग, जहां पर धौली गंगा से अपना संगम बनाती है। दोस्तों कई बार आपको जो यह संगम दिखाई देता है ऐसा माना जाता है कि धौली गंगा और विष्णु गंगा नदी के संगम पर है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि अलकनंदा जो नदी है उसका दूसरा नाम विष्णु गंगा भी है। तो यहाँ पे आप अलकनंदा नदी बोले या विष्णु गंगा बोले तो दोनों बातें एक ही होगी। और यह जो धौली गंगा है इसकी एक प्रसिद्ध सहायक नदी है और आप सभी जानते हैं उस सहायक नदी का नाम है ऋषि गंगा। दोस्तों ऋषि गंगा पे आपको अभी ध्यान होगा, हाल ही में 7 फरवरी 2021 को इस तिथि को विशेष ध्यान रखना, 7 फरवरी 2021 यहां पे लिखता है दोस्तों 7 फरवरी 2021 इस तिथि को इस नदी पर बाढ़ आई थी। तो करंट अफेयर के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, 7 फरवरी 2021 को ऋषि गंगा में बाढ़ आई थी, जहां पे यहाँ पे जो परियोजना थी ऋषि घाट में जो परियोजना थी वह काफी प्रभावित हुई थी और काफी जानमाल की नुकसान भी हुआ था। तो विष्णु प्रयाग तक जो अलकनंदा नदी है उसकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां है वह हमने यहाँ पे देखी। अब इन नदियों पर कुछ महत्वपूर्ण परियोजना है वह चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करें तो यहीं पर पांडुकेश्वर के आसपास ही आपको एक प्रसिद्ध परियोजना मिलेगी अलकनंदा नदी में, उसका नाम है विष्णु पगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना, जिसकी क्षमता 440 मेगावाट है। कहीं पर आपको 444 मेगावाट भी मिलेगी। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें जो यहाँ पे धौली गंगा है, धौली गंगा में आपको बहुत सारी परियोजना मिलेगी, जैसे मलारी परियोजना मिलेगी, झेलम परियोजना मिलेगी, लाता परियोजना मिलेगी, इसके अलावा तेलम परियोजना भी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो 3-4 परियोजना आपको यहीं पर धौली गंगा में मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना भी मिलेगी, जिसकी जो क्षमता है वह है 520 मेगावाट। तो यह आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो ऋषि गंगा है जो हाल ही में प्रभावित भी हुई थी, इसकी जो क्षमता थी वह थी 13.2 मेगावाट। जब 7 फरवरी 2021 को यहाँ पर बाढ़ आई थी तो यह जो परियोजना थी बुरी तरह प्रभावित हुई थी। तो इस परियोजना की बात करें तो 13.2 मेगावाट इसकी क्षमता है, यह आपको ध्यान रखना है। अब हम विष्णु प्रयाग से थोड़ा और नीचे की ओर आते हैं। जब हम विष्णु प्रयाग से थोड़ा और नीचे की ओर आते हैं तो हमें कुछ और सहायक नदी मिलती है, जैसे बात करें गरुड़ गंगा हो गया, इसके अलावा पाताल गंगा हो गया, इसके अलावा बिरह गंगा हो गया। तो ये कुछ छोटी छोटी नदियां और मिलती है जो अलकनंदा नदी की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर आपको एक स्थान मिलेगा तुंगनाथ नामक बहुत प्रसिद्ध स्थान, और इस स्थान से एक प्रसिद्ध नदी निकलती है और इस नदी का नाम है बालखिल्या नदी। दोस्तों बालखिल्या नदी की एक प्रसिद्ध सहायक नदी है वह है अमृत गंगा, यह भी आप ध्यान रख सकते हैं। और बालखिल्या नदी की बात करें तो ये अलकापुरी नामक स्थान पर अलकनंदा नदी से अपना संगम बना देती है।
अब अलकापुरी नामक स्थान से थोड़ा और नीचे आने पर यहां पर अलकनंदा नदी के पूर्व दिशा में एक पर्वत दिखेगा, वह है नंदा घुंटी पर्वत। और नंदा घुंटी पर्वत से एक प्रसिद्ध नदी निकलती है और जिसका नाम आप सभी जानते हैं, वह है नंदाकिनी नदी। और यह नंद प्रयाग नामक स्थान पर अपना संगम बना देती है। तो दो प्रसिद्ध प्रयाग हो गए, एक हो गया विष्णु प्रयाग, आपने देखा ऊपर से जो प्रसिद्ध प्रयाग है, जो 5 प्रसिद्ध प्रयागों में जाना जाता है, और जो दूसरा प्रयाग हो गया नंद प्रयाग। दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपको और भी ध्यान रखनी है, जो नंदाकिनी नदी है इसका जल स्रोत एकमात्र नंदा घुंटी पर्वत नहीं है। जो नंदा देवी पर्वत है यहां से भी इस नदी में पानी का स्रोत आता है। और इसके अलावा अगर नंदा घुंटी पर्वत की आपको हाइट पूछी जाए तो वह है 6309 मीटर। कितनी है? 6309 मीटर। तो नंदा घुंटी पर्वत की ऊंचाई भी पूछी जा सकती है, जिसकी ऊंचाई है 6309 मीटर। तो यह हो गया, दो प्रयाग हो गए। इसके अलावा थोड़ा और नीचे आने पर यहां पर आपको मिलेगा पिंडारी ग्लेशियर। और पिंडारी ग्लेशियर से आप सभी जानते हैं एक प्रसिद्ध नदी निकलती है, वो है पिंडारी नदी। और यह जो नदी है कर्ण प्रयाग में अपना संगम बना देती है। तो 3 प्रयाग हो गए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग। ऊपर से नीचे आने पर या नीचे से ऊपर जाने पर यह कर्ण में लगा जाता है। अब जो यह पिंडारी नदी है इसकी एक थोड़ा छोटी छोटी गाढ़ गधेरा टाइप या प्रसिद्ध सहायक नदी है, वह है कपनी गाढ़। यह प्रश्न आ भी चुका है एग्जाम में, अभी हाल ही में जो एग्जाम हुए थे वहां पे यह प्रश्न पूछा भी गया है। तो कपनी गाढ़ पिंडारी नदी की एक प्रसिद्ध सहायक नदी है। इसके अलावा आप सभी जानते हैं यहां पर एक स्थान मिलेगा दूधातोली। दूधातोली की बात करें तो यहां से एक प्रसिद्ध नदी निकलती है जिस नदी का नाम है आटागार नदी। और जो दूधातोली जो स्थान है यह आपको चमोली में भी मिलेगा, अल्मोड़ा में भी मिलेगा और पौड़ी गढ़वाल में भी मिलेगा। तो यह इन तीनों स्थानों में, तीनों जिले वहां पर फैला हुआ है। यहाँ तक अलकनंदा नदी की जो प्रसिद्ध सहायक नदियां थी वह इस प्रकार थी। यहाँ पर दोस्तों एक प्रश्न और भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसका आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में दें। जो यह बिरह गंगा है यह किस वर्ष, यानी बिरह गंगा पे एक झील बनी थी बहुत सालों पहले जिसका नाम था गोना झील। और यह झील अंततः किस वर्ष टूटी थी, यानी जो गोना झील जब टूटी थी, बाढ़ आई थी इसके कारण, वह अंततः कब आई थी। तो कर्ण प्रयाग तक अलकनंदा नदी की जो प्रसिद्ध सहायक नदियां थी वह हमने देख ली हैं। अब इन नदियों पे जो प्रसिद्ध परियोजना है जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट है वह कौन सी है, अब उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम नंदाकिनी की बात करेंगे। तो नंदाकिनी पे कुछ प्रसिद्ध सहायक नदियां हैं, जैसे बात करें वनाला परियोजना, इसके अलावा बात करें वह है राजवक्ती परियोजना। तो यह जो दोनों परियोजना है, राजवक्ती परियोजना और वनाला परियोजना, यह जो दोनों परियोजना है यह मिलेगी आपको नंदाकिनी नदी पे। इसके अलावा अगर हम बात करें पिंडारी नदी पे, तो पिंडारी नदी पर बहुत प्रसिद्ध परियोजना है वह पडोली डैम। इसके अलावा बात करें वह है मेलखत डैम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बगोली डैम, इसके अलावा भी दो और ध्यान रखने आपको, वह है बंगरी और देवसारी डैम। तो यह जो पांचों परियोजना है यह पिंडारी नदी पे, बगोली, बंगरी, देवसारी, पडोली और मेलखत। तो यह जो पांचों परियोजना है पिंडारी नदी पर है, यह आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा और आगे बात करते हैं, कर्ण प्रयाग से आगे की ओर बात करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो अलकनंदा नदी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और देवप्रयाग नामक स्थान पर वो क्या करती है, भागीरथी से अपना संगम बना देती है। और देवप्रयाग अंतिम प्रयाग हो गया, यानी अगर हम ऊपर से बात करें तो 5वां प्रयाग हो गया, नीचे से बात करें तो पहला प्रयाग हो गया। और यहां पर संगम बनाने के बाद भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। लेकिन इससे पहले भी एक प्रयाग आता है और वह रुद्रप्रयाग, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे इस प्रयाग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहां सबसे ऊपर अगर आप रुद्रप्रयाग की बात करते हैं तो यहां पर एक स्थान मिलता है आपको, वह है चोराबाड़ी स्थान। यहीं पर आपको चोराबाड़ी ग्लेशियर भी मिलेगा और यहां से एक प्रसिद्ध नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। और यह जो नदी है रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर अपना संगम बना देती है। दोस्तों मंदाकिनी नदी के अगर बात करें तो यहां पर आपको एक प्रसिद्ध धाम भी मिलेगा और उस धाम का नाम है केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम के बारे में आप सभी अच्छे ढंग से जानते होंगे। तो केदारनाथ धाम आपको यहीं पे मिलेगा चोराबाड़ी ताल के नीचे की ओर, यानी जो चोराबाड़ी ताल है वह केदारनाथ जो मंदिर है उसके उत्तर में स्थित है। और यहीं पर बाढ़ भी आई थी, आपको मालूम होगा जब जून 2013 में जो बाढ़ आई थी वो इसी ताल के टूटने के कारण आई थी, जो चोराबाड़ी ताल है। इसके अलावा थोड़ा और आगे बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक स्थान मिलेगा, वह है बासुकी ताल। और यहाँ पर आपको बासुकी ताल से एक नदी दिखाई देगी, नदी निकलती दिखाई देगी जिसका नाम है सोनगंगा। और यह जो नदी है सोनप्रयाग नामक स्थान पर मंदाकिनी नदी से अपना संगम बना देती है। इसके अलावा भी यहाँ पर ऊपर आपको कहीं पर एक मधुमहेश्वर नामक स्थान मिलेगा और मधुमहेश्वर भी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। और यहां से एक प्रसिद्ध नदी निकलती है और उस नदी का नाम क्या है, वह है मधुगंगा। कहीं कहीं पर इस नदी का नाम आपको दूध गंगा भी दिखाई देगा। और यह जो नदी है कालीमठ नामक स्थान पर मंदाकिनी से अपना संगम बना देती है। इसके अतिरिक्त मंदाकिनी नदी की कुछ और सहायक नदियां जैसे रावण गंगा जो बांसवाड़ा स्थान पर अपना संगम बनाती है, लस्तर नदी जो सूर्यप्रयाग नामक स्थान पर अपना संगम बनाती है, और धूलगार नदी जो अगस्त्यमुनि नामक स्थान पर मंदाकिनी से अपना संगम बना देती है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको थोड़ा एक चीज और भी क्लियर कराना चाहूंगा, जो ये लस्तर नदी है, क्योंकि जो यहाँ पे सूर्यप्रयाग है कहीं पर आपको जो सूर्यप्रयाग है वो लस्तर नदी और मंदाकिनी के संगम पर मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं पर आपको जो सूर्यप्रयाग है वह लस्तर नदी
और अल सतरंगिणी नदी के संगम पर मिलेगा। तो इन दोनों को आप ऑप्शन के अनुसार सही करना। ऑप्शन में एक ही आएगा, दोनों में से एक ही आएगा, और जो भी ऑप्शन में आए उस हिसाब से इस प्रश्न को करना। तो यहां तक हमने अलकनंदा नदी व उसकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां थी या महत्वपूर्ण सहायक नदियों की भी जो सहायक नदियां थी वह हमने यहाँ पे डिस्कस की। इसके अतिरिक्त भी आपको अलकनंदा नदी में दो महत्वपूर्ण परियोजना मिलेंगी, और वह दो परियोजना है, एक है उत्तासू डैम जिसकी क्षमता 1000 मेगावाट है और पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, और इसके अतिरिक्त है श्रीनगर। तो डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते हैं जो यमुना नदी है उसका जो उद्गम होता है वो उत्तरकाशी में स्थित जो बंदरपुच ग्लेशियर है, यानी महान हिमालय का जो बंदरपुच ग्लेशियर है उसके भी यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से यमुना नदी का उद्गम होता है। और यमुना नदी राज्य में लगभग 136 किलोमीटर बहते हुए देहरादून के रामपुर मंडी नामक स्थान से राज्य से बाहर हो जाती है। इसके अलावा आप सभी जानते हैं जो यमुना नदी है उसकी एक प्रसिद्ध सहायक नदी है वह है तमसा नदी, जिसे हम बाद में टोंस के नाम से भी जानते हैं। और यह नदी कालसी नामक स्थान पर यमुना नदी से अपना संगम बनाती है। जब हम टोंस नदी की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं 3 प्रमुख सहायक नदियों से मिलकर बनी है। पहली जो सहायक नदी है वह है सुपिन नदी, दूसरी जो प्रसिद्ध सहायक नदी है वह है रूपिन नदी, और तीसरी तो होगी तमसा नदी। इन तीनों नदियों का जो संगम होता है वह उत्तरकाशी में स्थित जो तालका देवरा नामक स्थान है वहां पे होता है, और इस स्थान से आगे यह टोंस नदी के नाम से जानी जाती है। सुपिन नदी के उद्गम की बात करें तो यह मंड्या ताल यानी स्वर्गारोहणी पर्वत का जो स्वर्गारोहणी ग्लेशियर है उसके जो ताल है, मंड्या नामक जो ताल है वहां से इसका उद्गम होता है। और रूपिन नदी की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश से होती आती है, और तमसा नदी की बात करें तो हरकी-दून नामक क्षेत्र से यह नदी बहती है। और इन तीनों नदियों का संगम जैसे हमने आपको बताया था तालका देवरा नामक स्थान पे होता है। इसके अलावा अगर अब बात करते हैं हम यमुना नदी पे, यमुना नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, अब जैसे सबसे पहले नाम आता है ऋषिगंगा। ऋषिगंगा की बात करें तो उसका जो संगम होता है वो होता है खरसाली नामक स्थान पे। तो ऋषिगंगा का खरसाली नामक स्थान पे यमुना नदी से संगम होता है। खरसाली वही स्थान है जहां पर यमुनोत्री धाम है। इसके अलावा बात करें वह कमलगार नदी जिसे हम कमल नदी भी कहते हैं, और यह पुरोला क्षेत्र से होते हुए नौगांव नामक स्थान पे यमुना नदी से अपना संगम बनाती है। दोस्तों जो कमल नदी है बहुत ही प्रसिद्ध नदी है और इसे पुरोला का वरदान भी कहा जाता है। तो एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि पुरोला को किस नदी का वरदान कहा जाता है, तो कमल नदी का कहा जाता है। इसके अलावा और भी सहायक नदियां हैं, जैसे बात करें हनुमान गंगा, इसके अलावा बात करें वह है अलगाड़ नदी। तो यह 4 प्रमुख सहायक नदियां हैं यमुना नदी की उत्तरकाशी में, जैसे आपने अभी देखा। इसके अलावा अगर हम बात करें टोंस नदी पर, तो टोंस नदी की एक बहुत ही प्रसिद्ध सहायक नदी है और उस सहायक नदी का नाम है पावर नदी। पावर नदी कहें या पावर नदी कहें, जो अराकोट क्षेत्र से होकर गुजरती है, और यह टोंस नदी से अपना संगम त्यूणी नामक स्थान पर बनाती है। यहाँ पे आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है, टोंस नदी में सर्वाधिक जल लाने वाली जो प्रमुख नदी है वह पावर नदी ही है। तो टोंस की यह प्रसिद्ध सहायक नदी हो गई। अब दोस्तों जो कालसी नामक स्थान है, इस स्थान से एक नहर का निर्माण कराया गया है जो यमुना नदी का ही एक पार्ट है, और इस नहर का जो नाम है वह है शक्ति नहर। और यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखना है, जो ये शक्ति नहर है, इस नहर पर एक प्रसिद्ध नदी मिलती है और उस नदी का नाम है आसन नदी। और जिस स्थान पर यह आसन नदी शक्ति नहर से या यमुना नदी से अपना संगम बनाती है वह नाम है रामपुर मंडी। तो रामपुर मंडी में आसन नदी का संगम होता है किससे, यमुना नदी से या शक्ति नहर से। और आप सभी जानते हैं जो आसन नदी है यहां पर ही जहां पे इनका संगम होता है वहीं पर है आसन बैराज, बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है। आसन कंजर्वेशन क्षेत्र आपने सुना होगा, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी, वह भी आपको ध्यान रखना है। और यह लाल सिरे वाला जो गिद्ध होता है, लाल सिर वाला जो गिद्ध होता है उसके लिए भी प्रसिद्ध है। यह तो दोस्तों यमुना नदी तंत्र की जो महत्वपूर्ण प्रमुख नदियां थी वह थी। इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी घाट गदेरे भी हैं। जैसे अगर हम यमुना नदी की बात करते हैं तो ऋषिगंगा के बाद यहाँ पर एक छोटी सी नदी है या घाट गदेरा है, जैसे बात करें वह है बनार घाट। इसके अलावा यहाँ पर एक खतनू घाट हो गया। यहाँ पे अगर और बात करें तो वह बरनी घाट, यानी छोटी छोटी सहायक है जो घाट गदेरे टाइप के हैं। खतनू घाट हो गया, बनार घाट हो गया, बरनी घाट हो गया, इसके अलावा भद्री घाट और मुंगरा घाट, ये छोटे छोटे जो गदेरे हैं ये भी यमुना के सहायक नदी है। इसके अलावा अगर हम टोंस की बात करें तो टोंस में 2-3 प्रमुख सहायक है, जैसे तो आपने पावर नदी तो आपने देख लिया। इसके अलावा एक नाम और ध्यान रख सकते हो आप, कि वह जो नाम है आपको ध्यान रखना है दोस्तों, उसका नाम है खूनी घाट, और यहाँ पर एक है मोना घाट। तो खूनी घाट और मोना घाट भी टोंस नदी की प्रमुख सहायक नदी है, छोटी छोटी है लेकिन आपको ध्यान रख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो इन नदी तंत्रों में जो महत्वपूर्ण डैम्स वगैरह हैं, महत्वपूर्ण बांध या फिर महत्वपूर्ण जो परियोजना है वह डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे चलिए दोस्तों, यह है तमसा नदी जिसे हम टोंस नदी के नाम से भी जानते हैं, और इसी नदी पर यहाँ पर एक प्रसिद्ध परियोजना है और उस परियोजना का नाम है नटवार मोरी परियोजना। नटवार मोरी परियोजना यानी तमसा नदी पर स्थित है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपको यहाँ पे सुपिन नदी दिख रही है, इस नदी पर भी एक बहुत ही प्रसिद्ध परियोजना है और उस परियोजना का नाम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जखोल सांकरी परियोजना। तो पूछा जाएगा कि जखोल सांकरी जो परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है, तो वह टोंस की जो सहायक नदी है सुपिन उस पर स्थित है, और इसकी क्षमता की बात करें तो लगभग 44 मेगावाट के आसपास है।
दोस्तों, जो यूकेएसएससी है वो छोटी छोटी परियोजनाओं को भी अक्सर पूछ लिया करता है, तो जो छोटी परियोजना है वह भी आपको ध्यान रखना है, जैसे जखोल सांकरी परियोजना जो सुपिन नदी पर है, ऐसी नटवार मोरी परियोजना जो तमसा या टोंस नदी पर है। इसके अलावा अगर बात करें टोंस नदी पर ही एक जो प्रसिद्ध है वह है किसाऊ डैम। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों वह इचारी डैम, और एक और आपको ध्यान रखना है वह है खोदरी परियोजना। अब अगर हम किसाऊ बांध के बारे में डिस्कस करते हैं तो किसाऊ डैम के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि जो इसकी जो क्षमता है वो लगभग 600 मेगावाट की है, और इस नदी का जो पानी है वह मुख्यतः हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड के लिए यूज होता है। तो किसाऊ डैम से यानी ये हो गया। इसके अलावा इचारी डैम की बात करें तो इचारी डैम भी टोंस नदी पर है, और इसी नदी से एक नहर के माध्यम से पानी जो इसका पानी है वह खोदरी परियोजना में जाता है। खोदरी परियोजना की बात करें 1984 में इसकी शुरुआत हुई थी और 120 मेगावाट की यह परियोजना है। तो टोंस नदी पे आपको ये 5 प्रमुख डैम ध्यान रखने हैं: नटवार मोरी परियोजना, जखोल सांकरी परियोजना, किसाऊ बांध, इचारी बांध और खोदरी परियोजना। दोस्तों, खोदरी परियोजना यमुना नदी पर भी है, और मुख्यतः जो यह है इसका जो पानी है, जो इचारी डैम का पानी वो यहीं पर जाता है। अगर आगे हम बात करें दोस्तों, आप यहाँ पे देखिए जो ये शक्ति नहर निकल रही है, इस शक्ति नहर में एक जो प्रसिद्ध परियोजना है छोटी मोटी वह है खारा परियोजना। इसके अलावा बात करें ढकरानी परियोजना, और इसके अलावा बात करें ढालीपुर परियोजना। तो शक्ति नहर में 3 प्रमुख परियोजना है: खारा परियोजना, ढकरानी परियोजना और ढालीपुर परियोजना। ये तीनों प्रसिद्ध परियोजना है, आपको विशेष ध्यान रखना है। ढालीपुर परियोजना की बात करें तो 51 मेगावाट की है, और ढकरानी की बात करें तो लगभग 33.7 मेगावाट की यह परियोजना है। इसके अलावा भी दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण है वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में वह है लखवाड़ डैम। लखवाड़ डैम के बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसको यानी इसकी जो स्वीकृति दी गई थी योजना आयोग द्वारा 1976 में दी गई थी, 1987 में इसका कार्य शुरू हुआ था, और 2008 में केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया गया था, और इसकी क्षमता लगभग 300 मेगावाट की है। इसके अलावा दोस्तों जो लखवाड़ डैम है इससे नीचे अगर हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं 5-6 किलोमीटर के आसपास थोड़ा नीचे जाते हैं तो वहीं पर ब्यासी परियोजना भी है, ब्यासी डैम भी है, और थोड़ा आगे और नीचे जाने पर वहीं पर आपको हथियारी परियोजना भी मिलेगी। यह तो प्रसिद्ध डैम या परियोजनाएं होगी। इसके अलावा जो हनुमान गंगा यहाँ पे जो नदी है, यहीं पर एक प्रसिद्ध छोटा सा डैम भी है, वह हनुमान गंगा परियोजना, जो मुख्यतः यमुना नदी और हनुमान गंगा के संगम पर स्थित है। तो दोस्तों यमुना नदी में स्थित जो प्रमुख नदियां थी, प्रमुख जो डैम थे उत्तराखंड में, वो यही है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे यमुना नदी के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों, तो एक नदी आती है चंबल नदी, और चंबल नदी जो यमुना नदी से अपना जो संगम बनाती है वो बनाती है इटावा नामक स्थान पे। दोस्तों चंबल नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, यह मध्य प्रदेश से होते हुए, राजस्थान से होते हुए, उत्तर प्रदेश से होते हुए यहाँ पे आती है। अगर हम बात करें चंबल नदी की तो इसी में गांधी सागर प्रताप जो बांध है वह भी है, राणा प्रताप सागर बांध इसी में है। इसके अलावा जो जवाहर सागर जो बांध है वह भी इसी नदी पर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें आगे, वह है बेतवा नदी, और बेतवा नदी का जो संगम यमुना से होता है वो होता है हमीरपुर नामक स्थान पे। अभी हाल ही में जो यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ था, यहां से एक प्रश्न बना था, बेतवा नदी से एक प्रश्न बना था, और वो प्रश्न यह था कि जो बेतवा नदी है वहां पर 2 प्रसिद्ध डैम है यानी प्रसिद्ध बांध है, एक है राजघाट बांध और एक है माता टीला बांध। तो प्रश्न यही बना था कि माता टीला बांध किस नदी पर है, तो वह है बेतवा नदी पर। इसके अलावा अगर हम आगे बात करते हैं वह केन नदी, और केन नदी की बात करें तो यह बांदा नामक स्थान पर यमुना नदी से अपना संगम बनाती है। और इसके अलावा जो प्रमुख नदी है गंगा नदी, और उस नदी में यमुना नदी का संगम हो जाता है। तो गंगा नदी की बात करें और यमुना नदी का जो संगम होता है आप सभी जानते हैं प्रयागराज में होता है। तो गंगा नदी और यमुना नदी का संगम प्रयागराज में होता है, और यहीं तक इसकी लंबाई भी है। यह तो होगा यमुना नदी तंत्र। इसके अलावा भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछे जाए, जैसे कि राज्य में यमुना नदी की लंबाई कुल कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है 136 किलोमीटर। तो राज्य में यमुना नदी की जो लंबाई है वो 136 किलोमीटर है, जबकि कुल लंबाई की बात करें तो वहां पर लगभग है 1384। तो कहीं पर आपको 76 भी मिलेगा, यानी 1376 किलोमीटर। तो ये यमुना नदी की कुल लंबाई होगी, और राज्य में यमुना नदी की लंबाई 136 किलोमीटर हो गया। और टोंस नदी की बात करें तो टोंस नदी की जो कुल लंबाई है राज्य में वह कितनी है, 148 किलोमीटर। तो टोंस नदी का आपने देख लिया। और टोंस नदी की बात करें तो वह राज्य में सर्वाधिक वनाच्छेदित वाली नदी भी है। तो यह है दोस्तों यमुना नदी तंत्र। हेलो दोस्तों, नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट चैनल पे। मैं हूं मोहित सिंह रावत, और दोस्तों आज ये हमारी नदी तंत्र की चौथी वीडियो है। पहले हम भागीरथी नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र और इसके अलावा जो अलकनंदा नदी तंत्र है उसे डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। और आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वह है काली नदी तंत्र के बारे में। तो समझते हैं काली नदी तंत्र के बारे में। काली नदी, जिसे हम महाकाली नदी या शारदा नदी के नाम से जानते हैं, इसका जो उद्गम होता है वो काला पानी नामक स्थान से होता है, और काला पानी नामक स्थान से इसका जो उद्गम होता है वो दक्षिण की ओर नीचे की ओर बहती है, और उत्तराखंड और नेपाल के बीच में यह सीमा का निर्धारण करने का काम करती है। दोस्तों काला पानी जो क्षेत्र है काफी विवादित है, भारत और नेपाल के बीच में विवादित क्षेत्र है, और इसके विवाद की जो शुरुआत होती है वह होती है संगोली की संधि से।
यानी जब 2 दिसंबर 1815 को गजराज मिश्र और उन्हीं के एक सहयोगी थे चंद्रशेखर उपाध्याय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से जो कर्नल बिरसा थे उनके मध्य एक संधि हुई थी, जिसे अंतिम रूप से 4 मार्च 1816 को नेपाल सरकार द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया था। इस संधि के अनुसार यह बताया गया था कि यह जो काली नदी है इसका जो पूर्वी हिस्सा होगा यानी काली नदी के पूर्व में नेपाल का होगा और पश्चिम वाला जो क्षेत्र होगा वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आएगा। लेकिन काली नदी तो उन्होंने कहा, लेकिन जो इसका जो एक्चुअल स्रोत है यानी जो काली नदी का जो एक्चुअल स्रोत है, जो काला पानी वाला जो क्षेत्र है, इसके बारे में यहाँ पे नहीं बता पाए थे, जिस कारण वर्तमान में हमारे और नेपाल के बीच में यह क्षेत्र विवादित है। उम्मीद करते हैं कि हमारा जो यह विवाद है नेपाल के साथ जल्दी सुलझ जाए और हम दोनों जो पड़ोसी देश हैं एक मित्र देश की भांति रहे। अब यहाँ पे दोस्तों जब हम काला पानी से जब थोड़ा नीचे की ओर आते हैं तो 2 प्रसिद्ध स्थान मिलते हैं, जैसे गुंजी हो गया, इसके अलावा श्यालपत खेला या तावाघाट। यह प्रसिद्ध स्थान आपको यहीं पर मिलेंगे यानी काला पानी क्षेत्र से थोड़ा ही नीचे आने पर। और यहाँ पर जब आपको यह प्रसिद्ध स्थान मिलेंगे तो इसी नदी के किनारे किनारे आपको एक मार्ग दिखाई देगा और इस मार्ग का नाम है कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग, जो अंततः लिपुलेख दर्रा यानी उत्तराखंड का जो अंतिम भाग है लिपुलेख वहां तक जाती है और इसके बाद ये तिब्बत में प्रवेश कर जाती है। इस मार्ग के माध्यम से जो मानसरोवर की यात्रा है वो पूरी की जाती है। दोस्तों यहीं पर यानी लिपुलेख दर्रा के सामने ही आपको एक प्रसिद्ध स्थान मिलेगा जिसका नाम है नवी ढांग। नवी ढांग प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि यह कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम पड़ाव है। इसके बाद लिपुलेख दर्रा आता है और उसके बाद सीधा तिब्बत क्षेत्र आ जाता है। तो यानी जहां पर वो अंतिम पड़ाव करते हैं, जो कैलाश मानसरोवर यात्री के जो श्रद्धालु होते हैं उनका जो अंतिम पड़ाव होता है वो नवी ढांग में होता है और इसके बाद वो लिपुलेख पार करके यानी लिपुलेख दर्रे को पार करके तिब्बत में प्रवेश कर जाते हैं। कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा होती है वह जून से सितंबर के बीच में होती है और इस यात्रा का जो आयोजन कराया जाता है वह भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है और उत्तराखंड का जो कुमाऊं मंडल विकास निगम है उसके द्वारा कराया जाता है। दोस्तों काली नदी के पश्चिम में आपको एक प्रसिद्ध स्थान मिलेगा जिसका नाम है नारायण आश्रम। और नारायण आश्रम की बात करें तो इसका जो निर्माण कराया गया था 1936 में कराया गया था। इसका जो स्थानीय नाम है वो चौंदास नाम है। तो यह बात है नारायण आश्रम से आपको याद करनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और आयोग अक्सर ऐसे प्रश्न पूछा करता है। अब थोड़ा जो काली नदी है उसकी कुछ सहायक नदियों की बात करते हैं। तो सबसे ऊपर आपको यहीं पे लिपुलेख दर्रा के पश्चिम में आपको एक स्थान मिलेगा, वह है जास्कर श्रेणी। और जास्कर श्रेणी से एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम है खुटियांगती नदी। खुटियांगती नदी की बात करें तो यह गुंजी नामक स्थान पर काली नदी से अपना संगम बना देती है और यही काली नदी की सबसे पहली सहायक नदी भी है। तो खुटियांगती काली नदी की पहली सहायक नदी है और खुटियांगती नदी की भी कुछ सहायक नदियां है, जैसे बात करें संगचुमना हो गया, इसके अतिरिक्त किरकुट हो गया और इसके अतिरिक्त थुमका नदी हो गया। तो काली नदी की जो पहली सहायक नदी है वह खुटियांगती नदी है जो जास्कर श्रेणी से निकलती है और गुंजी नामक स्थान पर काली नदी से अपना संगम बना देती है। और खुटियांगती नदी की भी कुछ सहायक नदियां है, संगचुमना, किरकुट, थुमका नदी। इसके अतिरिक्त अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको जास्कर श्रेणी के दक्षिण में आपको एक प्रसिद्ध हिमनद दिखेगा और उस हिमनद का नाम है गोमना खन्ना हिमनद या गोमना खन्ना ग्लेशियर। यहाँ से एक प्रसिद्ध नदी निकलती है जिसका नाम है दारमा नदी और इसी के दक्षिण में आपको एक और हिमनद दिखेगा जिसे हम लासर हिमनद कहते हैं और यहीं पर लासर यांगती वैली भी है जहां से लसर नदी का उद्गम होता है। और यह जो दोनों नदी है तेजांग नामक स्थान पर अपना संगम बना देती है और इस स्थान के बाद से यह जो दोनों नदी है पूर्वी धौली गंगा के नाम से जानी जाती है और अंततः जो श्यालपत खेला या तावाघाट नामक स्थान है वहां पर अपना संगम काली नदी से बना देती है। तो पूर्वी धौली गंगा तेजांग से आगे से कही जाती है, इससे पहले दारमा नदी और लसर नदी के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों इसकी सहायक नदियों की तो एक सहायक नदी है नानदारमा, यानी पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदियों की बात करें तो नानदारमा हो गया, इसकी अतिरिक्त सेलयांगती हो गया और एक कंचुतिज सहायक नदी। तो इसकी 3 सहायक नदियां होगी, नानदारमा, सेलयांगती और कंचुतिज नदी। अब लसर यांगती वैली यानी जो लसार हिमनद है इसी के दक्षिण में आपको एक हिमनद मिलेगा पंचाचूली पर्वत। दोस्तों पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई पूछी जाती है क्योंकि प्रसिद्ध पर्वत है राज्य का और इस पर्वत की ऊंचाई की बात करें तो इसकी है 6904 मीटर और इसी के दक्षिण में आपको एक हिमनद मिलेगा जिसका नाम है म्योला ग्लेशियर और इसी के उत्तर में आपको एक हिमनद मिलेगा जिसका नाम है शोन ग्लेशियर। आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि जो सोन ग्लेशियर है, म्योला ग्लेशियर है, कहां पर है? तो ये पंचाचूली पर्वत के बिल्कुल सामने है। या यूं कहे कि अगर पंचाचूली पर ट्रेक करना है तो इन्हीं रास्तों से होकर जाना पड़ता है, इन ग्लेशियर के माध्यम से होकर जाना पड़ता है। तो सोन ग्लेशियर, म्योला ग्लेशियर आपको पंचाचूली में मिलेगा और इसी सोन ग्लेशियर से भी थोड़ा बहुत पानी किसमें जाता है? पूर्वी धौली गंगा में जाता है। तो पूर्वी धौली गंगा को जो जल स्रोत है वो सोन ग्लेशियर भी है, गोना खरना जो हिमनद है वह भी है और लसार जो हिमनद है या लसार यांगती जो वैली है वह भी है। तो ये 3 प्रसिद्ध स्रोत हैं पूर्वी धौली गंगा का। इसके अतिरिक्त अगर पूर्वी धौली गंगा में अगर कुछ परियोजना की बात करें तो एक बहुत प्रसिद्ध परियोजना है जिसका नाम है धौली गंगा परियोजना, धौली गंगा डैम, और इसकी क्षमता की बात करें तो 280 मेगावाट की है और यह 2005 में कमीशन हुआ था। इसके अलावा दोस्तों अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो यहीं पे सालपत के नीचे आपको एक और परियोजना मिलेगी जिसका नाम है कालकी दंतु परियोजना या कालिका दंतु परियोजना। तो काली नदी में और पूरी धौली गंगा में आपको ये 2 परियोजना ध्यान रखनी है। एक है धौली गंगा डैम जो 280 मेगावाट की है और इसी के अतिरिक्त जो काली नदी है वहां पे कालिका दंतु परियोजना।
अब जब हम कालिका दंतु परियोजना से थोड़ा और नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पे कुछ अन्य प्रसिद्ध स्थान मिलते हैं, जैसे हो गया जोलजीबी हो गया, इसके अतिरिक्त पंचेश्वर स्थान हो गया। पिथौरागढ़ में ही दोस्तों आपको एक प्रसिद्ध हिमनद मिलेगा जिसका नाम है मिल्लम ग्लेशियर, और यहाँ से एक प्रसिद्ध नदी निकलती है जिसका नाम है गौरी गंगा नदी, और यह जोलजीबी नामक स्थान पर काली गंगा से या काली नदी से अपना संगम बना देती है। और यह जो जोलजीबी स्थान है यहाँ पर एक प्रसिद्ध मेला भी लगता है। इस मेले की बात करें, यानी जो जोलजीबी मेले की बात करें, तो इसकी शुरुआत गजेंद्र बहादुर द्वारा वर्ष 1914 में की गई थी, और यह प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल संक्रांति यानी 14 नवंबर को आयोजित कराया जाता है। और यह जो मेला है मुख्यतः जो भोटिया जनजाति है उनका एक व्यापारिक मेला है। तो जोलजीबी मेले से इतनी बातें ध्यान रखनी है कि गजेंद्र बहादुर द्वारा 1914 से इसकी शुरुआत की गई थी, और प्रत्येक वर्ष लगभग 14 नवंबर को इसका आयोजन कराया जाता है। अब जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगर हम गौरी गंगा की सहायक नदियों की बात करें तो इसकी कुछ सहायक नदी मिलती है, जैसे सुनकल्पा हो गया, रल्लमगाड़ हो गया, मदकानी हो गया। तो सुनकल्पा, रल्लमगाड़ और मदकानी यह गौरी गंगा की या गौरी नदी की सहायक नदियां हैं। अब हम बागेश्वर में चलते हैं। देखिए दोस्तों, यह जो बागेश्वर स्थान है यहाँ पर आपको एक प्रसिद्ध हिमनद मिलेगा या प्रसिद्ध पहाड़ी मिलेगी जिसका नाम है सरयूल पहाड़ी, और इस सरयूल पहाड़ी से सरयू नदी का उद्गम होता है, और यह नदी पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। फिर इसी के दक्षिण में आपको एक हिमनद मिलेगा दोबरा श्रेणी, और दोबरा श्रेणी से आपको एक प्रसिद्ध नदी निकलती दिखाई देगी जिसका नाम है गोमती नदी, और इन दोनों नदियों का जो संगम होता है वो होता है बागेश्वर नामक स्थान पर। दोस्तों बागेश्वर नामक स्थान पर जहां पर इन दोनों का संगम होता है वहीं पर एक प्रसिद्ध मेला लगता है, और जिस मेले का नाम है उत्तरायणी मेला। और उत्तरायणी मेले की बात करें तो यह प्रसिद्ध मेला सरयू गोमती नदी के तट पर होता है। प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे यह है कि यह कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। और इस मेले की जानकारी जो सरमन ओकले थे उन्होंने अपनी पुस्तक होली हिमालय में भी दिया था। तो उत्तरायणी मेले यह हो गया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों जहां पे सरयू और गोमती नदी का संगम हुआ यानी बागेश्वर, तो यहीं पर आपको गोमती नदी के तट पर ही आपको एक प्रसिद्ध मंदिर दिखाई देगा जिसका नाम है बैजनाथ मंदिर, जिसका निर्माण कतूरी शासकों द्वारा कराया गया था। और इस मंदिर की बात करें तो 1602 में लक्ष्मीचंद द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया गया था। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। अब जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यानी ये बागेश्वर नामक स्थान से सरयू और गोमती नदी का जब मिलन हो जाता है, इसके बाद ये सरयू नाम से जानी जाती है, यानी सरयू नाम से ही, और फिर ये आगे जाके पंचेश्वर नामक स्थान पर काली नदी से अपना संगम कर देती है। अब दोस्तों सरयू नदी है उसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे बात करें एक मिलेगी आपको पन्नार नदी। पन्नार नदी की बात करें तो यह काकरी घाट नामक स्थान पर सरयू नदी से अपना संगम बना देती है। और फिर मिल्लम ग्लेशियर के नीचे आपको एक हिमनद मिलेगा जिसका नाम है नामिक हिमनद, और उसी के सामने एक दूसरा हिमनद मिलेगा जिसका नाम है पोंटिंग हिमनद। इन दोनों हिमनदों से एक नदी का उद्गम होता है जिस नदी का नाम है पूर्वी रामगंगा, जिसकी लंबाई राज्य में 108 किलोमीटर है। और यह जो नदी है यानी रामेश्वर नामक स्थान पर सरयू नदी से अपना संगम बना देती है। तो यानी यहां तक तो ये हो गया। अब इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पे बात करें कुछ परियोजना की, तो जोलजीबी के ऊपर ही आपको काली नदी पर एक परियोजना दिखाई देगी, चिरकिला परियोजना। थोड़ा नाम अलग है इसलिए पूछी जा सकती है, बाकी ये बहुत छोटी परियोजना है, लगभग 1500 किलोवाट की परियोजना है। या चिरकिला, कहीं पर आपको इसका छिरकिला नाम भी दिखे तो चिरकिला या छिरकिला परियोजना काली नदी पर है, और ये काली नदी पर आपको यहीं पर पिथौरागढ़ में दिखाई देगी। फिर इसके बाद नेपाल से इसकी एक सहायक नदी आती है जिसका नाम है चमेलिया नदी, और फिर यहीं पर यानी जो पंचेश्वर है यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध परियोजना है पंचेश्वर परियोजना, जो नेपाल और भारत की संयुक्त परियोजना है और जिसकी क्षमता 6840 मेगावाट की है। तो यहाँ से इतनी बातें होगी। अब थोड़ा हम आगे और बढ़ते हैं, और चंपावत में ही कुछ प्रसिद्ध और स्थान मिलते हैं, जैसे टनकपुर बैराज हो गया, इसके अलावा बनबसा नामक स्थान हो गया। और चंपावत में एक प्रसिद्ध सहायक नदी मिलती है काली नदी की। वैसे तो अब टनकपुर के बाद यानी टनकपुर के आसपास इसे साधन नदी के नाम से जाना जाता है काली नदी को, लेकिन अगर हम बात करें चंपावत से एक प्रसिद्ध नदी निकलती है जिसका नाम है लधिया नदी। और इस लधिया नदी की बात करें तो ये चूका नामक स्थान पर शारदा नदी या काली नदी से अपना संगम बना देती है। और इसी लधिया नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है कोइराला नदी। तो यानी यहां तक ये हो गया। अब दोस्तों यहां तक तो ये बातें होगी क्लियर, और यहीं पर आपको यानी इसी के ऊपर आपको एक और सहायक नदी मिलेगी जो नेपाल से आएगी जिसका नाम है रामगुन नदी। तो यह भी शारदा नदी की सहायक नदी है। तो टनकपुर बैराज का आपको चंपावत में मिलेगा, बनबसा नामक स्थान भी आपको चंपावत में मिलेगा। अब दोस्तों यह जो बनबसा नामक स्थान है यहां से एक नहर का निर्माण कराया गया है, और जिस नहर का नाम है शारदा नहर, जो उधम सिंह नगर से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और इस नहर का निर्माण 1920 से शुरू किया गया था और 1928 में कंप्लीट हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर जो ये बनबसा नामक स्थान है, यानी अगर बात करें काला पानी नामक स्थान से और बनबसा नामक स्थान तक काली नदी की कुल लंबाई की, तो 252 किलोमीटर इस नदी की कुल लंबाई है। और बनबसा नामक स्थान से वो धीरे करके हमारा जो राज्य है उत्तराखंड वहां से बाहर चली जाती है। अब जब यह राज्य से बाहर हो जाती है तब नेपाल से इसकी एक प्रसिद्ध सहायक नदी मिलती है, और उस नदी का नाम है कर्णाली नदी। और कर्णाली नदी की बात करते हैं तो यह जो नदी है यह बहराइच नामक स्थान पर जो काली नदी है या जिसे हम अब शारदा नदी के नाम से जानते हैं उससे अपना संगम बना देती है। दोस्तों कर्णाली नदी का दूसरा नाम घाघरा नदी भी है, तो यह घाघरा नाम से भी कहीं कहीं पर जानी जाती है। तो कहीं पर सरयू नाम से, कहीं पर घाघरा नाम से यह जानी जाती है।
और अंत में यह जो नदी है, यानी जो शारदा नदी, या जिसे हम घाघरा नदी के नाम से भी अब जानने जाने लगे हैं, वह नदी छपरा नामक स्थान पर गंगा नदी से अपना संगम बना देती है और यहां तक ही काली नदी का जो नदी तंत्र है वो कंप्लीट होता है। तो दोस्तों यह था काली नदी का नदी तंत्र। उम्मीद है दोस्तों आने वाले एग्जाम में आपको यहां से काफी मदद मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, यह था काली नदी तंत्र।